आज दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों के डर से परेशान हैं। उन्हें ये बीमारियां हैं भी नहीं, लेकिन वो इस डर के साथ में जी रहे हैं कि कहीं उन्हें कैंसर ना हो जाए, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपको सिखाएगी कि न सिर्फ इस बीमारी के साथ में जिया जा सकता है, बल्कि जिंदा दिली के साथ में पूरा जीवन अच्छे से बिताया भी जा सकता है। ये कहानी है डॉक्टर कमलेश पटेल के ताऊ जी की, जिन्हें कैंसर हुआ, कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका था और इसके बाद उन्हें हार्ट अटैक भी आया। लेकिन इन दोनों बीमारियों के साथ वो जिंदा दिली के साथ जिए और उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को अच्छे से जिया, बल्कि वो अपने पूरे परिवार के लिए, समाज के कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बने। इस कहानी में कई इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। डॉक्टर कमलेश पटेल एलोपैथिक सेगमेंट में हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपने ताऊ जी का जो पूरा ट्रीटमेंट करा उसमें उन्होंने नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, लाइफस्टाइल को चेंज करना, ऐसी कई बातों पे काम करा। और सबसे बड़ी बात इस स्टोरी में कि उनके ताऊ जी ने कैंसर की सर्जरी भी नहीं कराई और इसके बावजूद भी वो स्वस्थ रहे। तो कहानी को अंत तक ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर कमलेश पटेल इसमें आपको कई ऐसी बातें बताएंगे जो सिर्फ इन बीमारियों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि आपके जीवन के इर्द गिर्द भी घूमती हैं और जीवन के कई पहलुओं पर आपको ये समझ में आएगा कि इस स्टोरी को क्यों बार बार सुनना है और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। डॉक्टर कमलेश पटेल, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अर्जुन जी। आपने कुछ दिन पहले जब मैं मिलने आया तो ये स्टोरी मुझे बताई थी आपके ताऊ जी की, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस स्टोरी को डिटेल में शेयर करें कि कैसे उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ और कैसे उस स्टोरी में आप आगे चीज़ें बढ़ते गई और वो पूरी लाइफ जो उन्होंने जी वो कैसी जिंदा दिली से जी। अच्छा, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो ताऊ जी है ना, उनको एक बहुत अच्छा शौक है। आप जब भी उनसे बात करेंगे वो बोलेंगे, यार कमलेश, पता है 1956 में एक बार मैं वहाँ पे गया था, या फिर 1975 में वहाँ पे गया था, 1980 में वहाँ पे गया था। ही ऑलवेज स्टार्ट विद ईयर या फिर डेट, या उनसे क्रोनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, तो उनका बहुत अच्छा। और दूसरा क्या, उनको बातें करने का बहुत शौक। अच्छा। इतना शौक ना, मतलब आप बैठा दो 2 घंटे कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतना बढ़िया, मतलब एकदम जिंदा दिल आदमी। बस उनकी एक बैड हैबिट थी कि वो बीड़ी स्मोकिंग करते थे, मतलब उस समय बीड़ी वगैरह काफ़ी पीते थे। तो उसके कारण से उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और ये सब स्टार्ट हुआ। तो एक बार अचानक उनका फ़ोन आया मुझे, जब मैं अहमदाबाद से अपना पीजी कर रहा था। मैं कैंसर हॉस्पिटल से ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो पीजी कर रहा था। तो उनका फ़ोन आया कि कमलेश, मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने ठीक है, आप आ जाओ ताऊ जी। तो वो आए, उनका हमने डायग्नोसिस किया और जो लीजन देखा क्लिनिशियन ने, उन्होंने बोला कि ये मतलब आपका कैंसर ही है, आपका बायोप्सी करना पड़ेगा। हमने बायोप्सी किया, ठीक है। बायोप्सी करने के बाद में जस्ट 3 से 4 घंटे हुए होंगे। हम लोग बोलते हैं कि 1 दिन या 2 दिन का रेस्ट करना पड़ता है। व्हाट ही सेड, पता है, यू वोंट बिलीव कि कमलेश, मुझे तो अभी है ना जाना पड़ेगा यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर, मेरे बेटे को दिखाना है। मैंने कहा, ताऊ जी तुम्हारा खुद का तो ठिकाना नहीं है और बेटे को दिखाने और जा रहे हो। मतलब उस समय में मैंने कुछ और नोटिस किया नहीं किया, पर मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली कि उनका विल पावर बहुत तगड़ा, बहुत है। लोग दूर जाते हैं, टेस्ट के नाम से ही लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। बहुत तगड़ा, मतलब इतना तगड़ा विल पावर मैंने किसी में नहीं देखा आज तक। मतलब फिर हमने सैंपल ले लिया उसका। बायोप्सी में 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। तो मैंने कहा आप जाओ अभी, और हम लोग रिपोर्ट आने के बाद आपको कॉन्टेक्ट करते हैं। तो रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उनको पुअरली डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा था, और वो भी हाइपोफेरिंग्स में। तो मैंने कहा, यार ये तो मतलब क्वाइट डेंजरस है। मतलब अब मैं रिवील कैसे करूं? एक डॉक्टर के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिवील द रिपोर्ट टू द पेशेंट। हम यूजुअली देखते हैं, मूवीज़ में भी देखते होंगे आपकी, यार पेशेंट के रिलेटिव को बुलाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, भाई ऐसा ऐसा है, अब बताओ कैसे करने हैं। डॉक्टर की टफ सिचुएशन होती है। तो इट्स अ टफ सिचुएशन। आप उस समय में आपका साइकोलॉजिकल साइको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो पेशेंट के साइको को तो कैसे ही समझ सकते हो आप। तो मैंने कहा, यार अब कैसे बात करूँ? तो मैंने कोई नहीं, ताऊ जी को फ़ोन लगाया। तो ताऊ जी को बोला, ताऊ जी आप कब आ रहे हो? तो वो जैसे ही मेरा टोन सुना ना, उनको समझ में आ गया कि वो मेरे ताऊ जी। मैं थोड़ा सा उस वे में बात किया ना, देख कमलेश, जो भी हो मुझे सही सही बता, मुझे मालूम है ये कैंसर ही है। अच्छा। ही मतलब डायग्नोज हिमसेल्फ की, मुझे मालूम है ये कैंसर ही है, तू डर मत। मैंने कहा, यार मुझे बोलना चाहिए कि आप डरो मत, आप उल्टा बोल रहे हो, तू डर मत। तो मैंने कहा, ठीक है ताऊ जी, आप बोल रहे थे, इंसिस्ट कर रहे हो, तो हाँ आप आ जाओ, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। वो आ गए। फिर उनको हमारी टीम ने सजेस्ट किया कि यार आपको देखो ये कैंसर है
कैरोटिड आर्टरी जो हमारी ब्रेन को सप्लाई करते हैं उसको एनक्रोच करके नोड्स भी डेवलप हो चुके थे और उनका काफ़ी हाई एडवांस स्टेज में पहुंच चुका था। एडवांस 4th स्टेज में नहीं था बट 4th से पहले मतलब क्रिटिकली माना जाता है, क्रिटिकल स्टेज। एंड डॉक्टर सेड कि जो हमारा सर्जिकल टीम थी उन्होंने बोला यार देखो 6-8 महीने 10 महीने 1 साल। मैंने कहा यार अब क्या कर रहे हैं, तो अब सर्जरी करना पड़ेगा। डॉक्टर के जो एक्सपीरियंसेस थे वो था कि 1 साल तक बचेंगे अगर सर्जरी नहीं करवाएंगे तो। मैक्सिमम 1 साल। ओके। सर्जरी करवाने के बाद भी वही है ओके। और नहीं करवाए तब भी वही है, तो मतलब इट हैज़ क्रिटिकल। तो मैंने कहा अब क्या करें हम, तो मैंने ताऊजी से बोला, तो ताऊजी बोले जो करना करो। तो उन्होंने सर्जरी के लिए रेडी कर लिया। सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स मुझे बताए। फिर मुझे लगा नहीं यार, मतलब इनका विल पावर देखते हुए मुझे लगा कि यार नहीं, इनको कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करना चाहिए। वैसे भी 6 महीने हैं, अच्छे से निकले तो ज़्यादा बढ़िया है। सर्जरी के बाद भी जब साल भर जीना है तो फिर हाँ, उसमें 2 पॉजिटिव फैक्टर मुझे मिले थे। एक तो उनका रिस्क फैक्टर, वो बीड़ी स्मोकर थे। मैंने बोला ताऊजी कैन यू स्टॉप बीड़ी स्मोकिंग, तो उन्होंने बोला 100% मुझे जिंदा रहना है तो मैं बदल दूंगा इसको, 100% बदल दूंगा। मैंने ठीक है, एक रिस्क फैक्टर को आप एलिवेट कर दो, क्योंकि देखो आपके पास रिस्क फैक्टर या कैंसर ट्रीटमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिस्क फैक्टर अगर आपके पास है तो उसको मैनेज करके आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड, अभी बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत सारे प्रोसीजर्स है जो कैंसर सर्जरी से या कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, उनका कहीं ना कहीं क्लिनिकल ट्रायल फेज में ही है। अभी एक्चुअल ट्रीटमेंट हम लोग भी बात नहीं कर सकते क्योंकि उस समय में पैलिएटिव केयर होता है। अब वो पैलिएटिव केयर के लिए आप सर्जरी करके पूरा उनका वॉइस बॉक्स और सब कुछ निकाल दो। तो दूसरा उनका पावर देखा था मैंने, विल पावर। तो ये 2 फैक्टर थे, एक तो रिस्क फैक्टर, एक विल पावर। सिगरेट छोड़ना, अल्कोहल छोड़ना या डाइट चेंज करना, ये क्या असर करते हैं इन चीज़ों? 100% करते हैं सर, 100%। क्योंकि अगर किसी चीज़ को डेवलप होने में कुछ रिस्क फैक्टर है तो उनको सही होने के लिए भी वो रिस्क फैक्टर को अगर हटा दो तो डेफिनेटली मतलब फ़र्क पड़ता है। एंड कुछ थियोरीज ये बोलते हैं कि कैंसर प्रोग्रेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, ये ओवरनाइट में कभी नहीं होता, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टाइम। तो उतना टाइम लेता है, तो आप रिस्क फैक्टर को हटाने के बाद भी आपको टाइम लगेगा। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, आप जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका दवाइयाँ चल रही हैं या सर्जरी की कंडीशन है उसमें वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर जोड़ देगा, 100% जोड़ेगा, 100% जोड़ेगा। ठीक है, तो वो आपने वहाँ इस केस में वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा विल पावर और रिस्क फैक्टर, मैंने कहा रिस्क फैक्टर हटाते। फिर सर्जरी के लिए मैंने ताऊजी को, मैंने खुद ने पर्सनली सजेस्ट किया कि डोंट गो विद सर्जरी, क्योंकि ये पैलिएटिव है, आपका वॉइस बॉक्स निकाल दें, आप बोल नहीं पाओगे। तो ताऊजी को एक ही क्वेश्चन पूछा, कैन यू लिव विदाउट स्पीकिंग? वो बोले नहीं। बोलना सबसे पसंदीदा काम है, कहानी किससे सुनाना तो वो तो नहीं छोड़ सकता मैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है एज ए डॉक्टर, और मैं तो फैमिली मेंबर था तो मुझे पता था उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ मुझे पता था। तो आई डिसाइडेड टू गो विथ माइल्ड डोज ऑफ कीमोथेरेपी इनिशियली। और फिर मैंने, देखो आई बिलोंग्स टू एलोपैथी साइंस, बट मुझे ये बिलीफ है कि हर साइंस का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, वेदर इट इज़ आयुर्वेदा, वेदर इट इज़ होम्योपैथी, वेदर इट इज़ नेचुरोपैथी, सब साइंस का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो मैंने कहा कि नहीं, अपन जाते हैं आयुर्वेदा के साथ, क्योंकि इट्स अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। हमारा जो आयुर्वेदा साइंस है दैट इज़ 120, 130 या 200 ईयर्स ओल्ड, और जो आयुर्वेदा साइंस है इट इज़ ऑलमोस्ट 5000, 6000 ईयर ओल्ड। तो उसके अंदर कुछ तो बात होगी। एलोपैथी में रहते हुए, डॉक्टर रहते हुए भी आपने आयुर्वेद को चूज किया उस टाइम, उसमें बिलीव है आपका? मतलब बिलीव सर, देखो हर पैथी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर मैं मान लिया कोई एक कंपनी की कार बेच रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कार अच्छी है, बाकी कंपनी की भी कार अच्छी है। ये ब्रॉड थिंकिंग है जो बहुत कम लोगों में होती है। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा ठीक है, लेट्स गो विद ऑल दिस ट्रीटमेंट, मतलब कंजर्वेटिव प्लान किया। अच्छा, आयुर्वेद को लेके, जबकि कैंसर में हमेशा कहा जाता है कि ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत उसमें नहीं, वो आयुर्वेदा में एक इस मिथ के लिए आपको मेरे पास एक्सप्लेनेशन है कि सर, एक मेरा फ्रेंड है अभी भीलवाड़ा में, वो प्रैक्टिस करता है, ही इज़ आयुर्वेदिक फिजिशियन और पतंजलि के साथ भी इनिशियली काम कर चुका है। उसको राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोल के अवार्ड दिया था कि उसने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को क्योर भी किया था। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिशियली उसको अवार्ड किया था, आयुर्वेद से, ठीक, आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट किया था, एंड ही इज प्रोफेशनल आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो मैं उसको हमेशा मतलब वेटेज देता हूँ। तो वो है, हर पैथी में अपना अपना इंपॉर्टेंस है। मतलब मैं नहीं बोलता हमारी एलोपैथी में कम है, हमारी एलोपैथी में आप इमरजेंसी में आओ, इमरजेंसी में हमारी एलोपैथी से बेटर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, बट कहीं कहीं पर आपको कुछ चॉइस करना पड़ता है। ये सारे एक्सपीरियंसेस से आपने उनको आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट तो मैंने उनको आयुर्वेदिक और कुछ हद तक कीमोथेरेपी, हमारा कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स भी स्टार्ट किया है। तो दोनों को स्टार्ट किया। आई फाइंड समथिंग स्पेशल, उनका प्रॉब्लम सोल्व होने लगा। ठीक है यार। एंड ये जो बात है, ये बात है 2009 की। अब 2009 के बाद में अगर हम लोग उसी को अज्यूम करते तो हम लोग 2010 में उनका मतलब कंप्लीट फ्यूनरल भी अटेंड कर चुके होते। बट
उन्होंने जो डिसाइड किया, हमने जो डिसाइड किया, उनका विल पावर जो था सबको लेते हुए वो अच्छे से जिंदा रहे। फिर आप बिलीव नहीं करोगे 2017 में ही गॉट MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक हुआ उनको, तो उनको एडमिट किया इमरजेंसी में और वो वापस आ गए। 8 साल बाद हार्ट अटैक और वापस आ गए। वो भी वापस आ गए सही साथ। फिर वो मुझे जो मूवी थी ना वेलकम, उसमें फिरोज खान का डायलॉग है, अभी हम जिंदा है, मतलब लिटरली इट इज़ लाइक दैट। फिर मैंने कहा यार तो मस्त है यार, ताऊ जी बढ़िया यार, आप कैंसर का तो कोई ठिकाना ही नहीं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बैकग्राउंड में चल रहा था, दैट्स फाइन। मतलब हार्ट अटैक का भी डर एक बहुत बड़ा पैनिक है दुनिया भर हाँ, में। वो भी जिंदा आ गए। मतलब दुनिया के 2 सबसे बड़े डर के साथ जीते रहे वो। और दो सबके और डर नहीं, बड़ी सी- actually था हाँ, उन्हें, था उनको ये प्रॉब्लम, उन्होंने एक्चुअली ली, मतलब और उसको जिए भी मतलब अच्छे से, और लाइवली जीते थे। हमेशा मुझसे मिलने आते हैं, और कमलेश क्या कर रहा है, कब जा रहा है अहमदाबाद, मतलब जब भी मैं आता छुट्टियों में तो उनसे मेरे से मिलने जरूर आते वो। तो फिर ये हो गया, उसके बाद में कोविड पेंडेमिक आया। अच्छा, 21 में सेकेंड वेव में उनको कोविड भी हो गया, उसके बाद भी वापस आ गए। फिर कहा यार ताऊ जी आप तो यार मतलब पूरा संजीवनी बूटी खा गया है लिटरली, मतलब ये सब देखा ना मैंने कहा यार मतलब इससे बढ़िया लाइव एग्जांपल इस दुनिया में नहीं हो सकता। आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है और आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मीनवाइल एक और बताता हूँ, जैसे मेरे ताऊ जी को हुआ था, एक मेरे और रिलेटिव को भी उसी समय में, जब 2009 में इनको डायग्नोस हुआ था, सिमिलर टाइम पे एक और को डायग्नोस हुआ था, और उनका रिलेटिवली इतना ग्रीवियस या इतना डेंजरस टाइप का कैंसर नहीं था, और उनकी डेथ विदिन 6 मंथ हो गई। ओके, मतलब 6 महीने तो के अंदर अब देखो आप उनकी will वो power- चले गए और मेडिकल सपोर्ट सब मिलने के बावजूद। सब कुछ उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, ओके ओके। स्टिल वो और survive ताऊ नहीं जी कर पाए। कितने साल तक 2009 और से? मेरे ताऊ जी 2009 से 2021 अभी तो बाकी है। हाँ, अभी तो स्टोरी बाकी है कि अभी वो तो कोविड के पिक्चर बाद बाकी क्या है, हुआ। अभी तो पिक्चर बाकी है। तो 21 में उनको कोविड हुआ, उसके बाद भी सही हो गया आगे। मैंने कहा यार ये सही है, मतलब फिर आ गए और बस उनका सही चल रहा था। बट अचानक से अब उनकी एज भी हो चुकी थी, ही इज़ ऑलमोस्ट 77 78 की एज हो चुकी थी उनकी, तो उनको हियरिंग प्रॉब्लम होने लग गया, सुनाई देना बंद हो गया उनको, मतलब कम, एकदम कम सुनाई देना। तो फिर मैंने जैसे ही नोटिस किया, मैंने इमीडिएटली बोला ताऊ जी यू गो एंड मीट ऑडियोलॉजिस्ट एंड ENT एक्सपर्ट, और आप अपना ये ऑडियोमेट्री डिवाइस लगाओ और आप अपना हेयरिंग एड लगाओ और आप अपने आप को सुधारो। उन्होंने एग्री नहीं किया, अरे नहीं यार कौन मशीन लगाएगा, अच्छा नहीं लगता कॉस्मेटिकली। तो मैंने कहा यार आप देख लो, आपका डिसीजन है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको लगवाना ही चाहिए। और मैं 1-2 बार ट्राई भी किया, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और यू वोंट बिलीव उनकी डेथ इसी वजह से हुई, क्योंकि सुनना बंद हो गया। सुनना बंद हो गया, और उनकी अपने जो किस्से स्ट्रेंथ शेयर करना वो बंद कर, उन्होंने बंद कर दिया। उनका स्ट्रेंथ जो था बोलना, अब जब सुनेंगे ही नहीं, इनकमिंग नींद आउटगोइंग कैसे निकलेगा। तो लाइकवाइज, तो इस कारण से उनकी डेथ हुई। तो सोचो बड़ी बड़ी बीमारियां आपको नहीं मार सकती है अनटिल कि आपका विल पावर कमजोर नहीं हो। तो इंसान एक्चुअली किसी भी बीमारी से बीमारी नहीं मारती है, उसके लिए आपका जो सोच है, आपका जो आप हाउ यू टेक इट। जैसे मैंने एक बहुत अच्छे अपने इंदौर के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हमेशा बोलते हैं कि आपको अगर कोई बीमारी हो ना, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, एक्सेप्ट पहले करिए, अच्छे से एक्सेप्ट करो और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो कि ठीक है। जैसे अब मेरे पास कई यंग मतलब हम लोग जैसे डायग्नोस्टिक्स में रहते हैं, तो कई यंग बच्चे आते हैं 24 साल के, 25 साल के, 30 साल के, उनको हाई शुगर लेवल हाइपरग्लाइसीमिया होता है। फिर वो डर जाते हैं, बोलते हैं यार अब हमको तो जवानी में ही हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, क्या ये डायबिटीज़ है? तो मैं बोलता हूँ हाइपरग्लाइसीमिया डजंट मीन डायबिटीज़। आपको चेक करना पड़ेगा अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, जब जाके हम कंफर्म करेंगे तभी डायबिटीज़ होगा। एंड डायबिटीज़ अगर आपको अगर हुआ है, से अबाउट 24 साल की एज में आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ, आज नहीं तो कल वो डायग्नोस होता है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरह से सेंसिटिव है। समय पे हो गया डायग्नोस, आपको डायग्नोसिस, आप जस्ट थैंकफुल टू गॉड कि आपको जो कैंसर 50 साल, 55 साल, 60 साल में डायग्नोस होना था, आपको 24 साल में पता चल गया। एंड अभी एबिलिटी है आपके अंदर ज़्यादा, तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। तो थैंकफुल होना चाहिए आपको। और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ है, जैसे बच्चन साहब है, कितनी सारी बीमारियों के साथ जी रहे हैं, संजय दत्त है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ जी रहे हैं, स्टिल दे आर डूइंग वेल। मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी कम, उन्होंने अपनी लाइफ को किसी भी एंगल से कम जिया हो। तो मतलब स्टोरी का कंक्लूजन देखें तो ये है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले कोई भी चीज़ जब आती है तो उसे एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करो, विलिंगली एक्सेप्ट करो, और आपका विल पावर होना चाहिए, बस जीने की इच्छा रखो, दैट्स इट। बाकी बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी इतनी अच्छी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो ये एक ऐसी स्टोरी जिसने हमें ये सिखाया कि कैंसर का डर हो या हार्ट अटैक का डर हो,
सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद में उसे इस तरह से आगे ले जाइए कि आपको ठीक कैसे होना है, विल पावर को स्ट्रांग रखिए और फिर प्लानिंग करिए। क्योंकि कमलेश जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि जितना बीमारी नहीं मारती उससे ज़्यादा उसका डर मार देता है। लेकिन ये कहानी आपको हमेशा सिखाएगी कि इस तरह के डर से कैसे बाहर निकला जा सकता है। कमलेश पटेल जी के ताऊ जी न सिर्फ कैंसर बल्कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर चीज़ के साथ में भी इतने लंबे समय तक जिंदा दिली से जिए। और आज कमलेश जी की जो स्माइल है, वो जब कहानी दिखा रहे थे तो जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे थे, बीच बीच में हंस रहे थे, तो वो जिस तरह से उनके ताऊजी इस दुनिया को छोड़ के गए, वो एक प्रेरणा दे के गए कि अगर कोई भी इस तरह के डर से साथ में संघर्ष कर रहा है तो वो डरे नहीं, बल्कि ज़िंदा दिली से उसका सामना करे, तो हमेशा स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।